नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। देश भर में समस्त राजकीय कर्मचारी इस समय पुरानी पेंशन की आंदोलन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को जो केंद्र सरकार है वो साफ नकार रही है, वित्तीय हवाला देते हुए कि इससे देश में आर्थिक वित्तीय संकट आ जाएगा और देश कंगाली की ओर बढ़ जाएगा। इसके लिए लगातार प्रत्येक राज्य के कर्मचारी प्रयास करते रहते हैं, बार बार आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल पे जा रहे हैं। इसके बावजूद भी ना राज्य सरकारें ना केंद्र सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकारें इस विषय में गंभीर नहीं हैं, वित्तीय स्थिति का बार बार हवाला दिया जाता है कि इससे देश आर्थिक संकट में चला जाएगा, देश कंगाल हो जाएगा, तो जो माननीय हमारे विधायक हैं, सांसद महोदय हैं, जब उनके वेतन भत्तों की बढ़ोतरी की बात आती है तो ध्वनिमत से एक साथ कैसे पारित हो जाता है, ये गूढ़ प्रश्न है। और ये सोचनीय भी है कि क्या देश की वित्तीय स्थिति कमज़ोर नहीं होती, आर्थिक स्थिति। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे और आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि देश के जो माननीय हैं, सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, अलग अलग राज्यों में विधायकों के लिए अलग अलग रूल है, लेकिन जो सांसद हैं उनको कितना वेतन मिलता है और कितने भत्ते उनको मिलते हैं, आज की वीडियो में ये भी जानेंगे। और क्या इससे देश आर्थिक कमज़ोर नहीं हो रहा है, वित्तीय स्थिति जो इनको लाभ मिल रहे हैं, और कर्मचारियों को जो उनके 35 साल, 40 साल या 36 साल की सेवा करने के बाद जब वो रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनकी जो मौलिक अधिकार है पेंशन, जो उनकी बुढ़ापे का सहारा है और ये सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी सही है, उसको अब सरकारें नकार रही हैं। तो ये क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत ये हो रहा है? कर्मचारियों की जो मांग है, उचित जायज़ मांग है, उसको दबाया जा रहा है। तो ये हम देखते हैं। सब कृपया हमारा साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमारे जो देश के माननीय हैं उनको कितना वेतन मिलता है, कितनी पेंशन मिलती है और कितने भत्ते मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कई बार ये प्रश्न निकल के सामने आता है कि जितने भी जो माननीय हैं, सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, ये पेंशन के हकदार क्यों हैं? ये तो जनसेवक हैं, जनसेवक तो कोई नौकरी नहीं होती, तो क्या ये पेंशन या फिर वेतन के हकदार वास्तव में ही होते हैं कि नहीं होते? तो इसके लिए 1954 में एक एक्ट बना था और जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 106 में ये जिक्र है कि ये अपने वेतन भत्तों का और पेंशन का निर्धारण स्वयं कर सकते हैं अपना संसद में विधेयक पारित करके। तो ये बात क्लियर हो गई है कि जो इनको वेतन मिलता है और जो इनको भत्ते मिलते हैं जितने भी, और जो पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद, वो भारत के संविधान के अनुसार ही मिलती है, जिसमें अनुच्छेद 106 में इसका जिक्र है। तो ये सरासर निराधार हो जाता है कि ये वेतन के हकदार नहीं है या पेंशन के हकदार नहीं है। इनको पेंशन मिलती भी है, वेतन भी मिलता है, लेकिन वो संविधान के दायरे में रह के मिलता है। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि कर्मचारियों को या शिक्षकों को या वेतन जब भी मिलता है, उनके वेतन का निर्धारण होता है, नया पे कमीशन बनता है, तो उसकी एक कमेटी बनाई जाती है और उसके बाद वो निर्धारित करती है कि महंगाई दर को देखते हुए छठा वेतन आयोग, पाँचवा वेतन आयोग या सातवां वेतन आयोग लगाया जाना है कि नहीं लगाया जाना, उसकी फिटमेंट तालिका में क्या क्या वेतन बैंड होंगे, ये सब निर्धारित कमेटी करती है। परंतु जो माननीय विधायक महोदय हैं, सांसद महोदय हैं, ये अपने वेतन का स्वयं ही निर्धारण करते हैं कि इनको कितना वेतन मिलना चाहिए, कितनी पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये अजीबोगरीब स्थिति है कि इनको ये शक्ति प्रदान की गई है संविधान के द्वारा कि ये अपने वेतन का स्वयं भी निर्धारण कर सकते हैं। भत्तों का जब इनको लगता है कि वेतन भत्तों में कमी आ रही है तो ये उसका निर्धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के एमसीडी चुनाव की। अभी जो दिल्ली के एमसीडी चुनाव हुए थे उसमें केवल एक वोट के कारण जितने भी माननीय थे, जो पार्षद बने थे, उनके बीच में आपस में धक्का मुक्की हो गई, हाथापाई हो गई, यहाँ तक कि जूते चप्पल सब चले और इन्होंने पूरी गरिमा को तार तार कर दिया। तो जब इनके अपने मुद्दों की बात आती है तो ये गरिमा को तार तार कर लेते हैं, और जब शिक्षक कर्मचारी अपने मुद्दों की बात करने के लिए सड़कों पे उतरते हैं पुरानी पेंशन की मांग को लेके,
तो उस समय हमारे इस हड़ताल को या फिर इन आंदोलनों को अवैध करार दिया जाता है। अभी मध्य प्रदेश में और उसके बाद जो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 17 लाख से भी अधिक शिक्षक कर्मचारी हड़ताल पे चले गए थे अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेके। लेकिन उसके बाद जब मुख्यमंत्री महोदय की सदस्यता में उनकी वार्ता हुई, उसके बाद कर्मचारी संगठन ने उस हड़ताल को वापस लिया और जैसे ही हड़ताल को वापस लिया उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है सारे देश के राज्यों को कि जो भी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए या फिर जो आंदोलन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसके पश्चात जो देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लोकसभा में उनके द्वारा एक वक्तव्य दिया जाता है कि अब वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी और उसमें जो एनपीएस है उसमें क्या क्या सुधार करने हैं, कर्मचारियों के पेंशन के क्या मुद्दे हैं, उसको इस कमेटी इसमें विचार करेगी और इसको अपने लिखित उसमें देगी केंद्र सरकार को कि इसमें आगे क्या क्या हो सकता है। वित्तीय संसाधनों का भी हवाला दिया गया है कि वित्तीय संसाधनों को भी देखा जाए। लेकिन हमारा कहना ये है कि वित्तीय संसाधन उस समय कहाँ जाते हैं जब माननीय सर्वसम्मति से अभी दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के विधायक हो गए, मंत्री हो गए, उनके वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की गई। तो जहाँ पर एक तरफ वो एमसीडी के चुनाव में आपस में जूते चप्पल चला रहे थे एक दूसरे पे, वहीं पे जहाँ वेतन भत्तों के निर्धारण की बात हुई, बढ़ोतरी की बात हो गई, तो सारे दल एक हो गए, ध्वनि मत से उन्होंने पारित कर दिया कि हाँ ये होना चाहिए। तो ये जब अपने स्वार्थ को सिद्ध कर सकते हैं, ये सब एक हो सकते हैं। कोई भी दल हो, हम किसी दल का न समर्थन करते हैं न विरोध करते हैं, लेकिन हम नीतियों का विरोध करते हैं कि उस समय वित्तीय आर्थिक स्थिति कहाँ चले जाती है देश की जब आप सर्वसम्मति से अपनी पेंशन का भी निर्धारण कर देते हैं, वेतन का भी निर्धारण कर देते हैं। अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ जिसके तहत जो कांग्रेसी नेता हैं राहुल गांधी जी, उनको गुजरात कोर्ट के द्वारा एक सज़ा सुनाई गई है मानहानि के केस को लेकर और इसमें उनको 2 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। तो यदि किसी सांसद को 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है तो उनकी संसद की सदस्यता को छीना जाता है। तो इस समय राहुल गांधी जी अब संसद के सदस्य नहीं रहे, उनकी सदस्यता छीन ली गई है और अब वो पूर्व सांसद कहला रहे हैं। तो क्या जो पूर्व सांसद होते हैं इस केस में क्या वो पेंशन के हकदार होते हैं? ये प्रश्न आपके लिए है साथियों। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि क्या ये सही है कि यदि किसी की सदस्यता कोर्ट केस के दायरे में रह के छीन ली गई हो तो क्या वह पेंशन का हकदार होगा? क्योंकि कर्मचारियों के मामले में यदि किसी कर्मचारी को किन्हीं कारणों से टर्मिनेट किया जाता है तो उसकी पेंशन को भी रोक दिया जाता है। तो ये यहाँ पर लागू नहीं होना चाहिए। हम किसी राजनीतिक दल का ना विरोध कर रहे हैं ना समर्थन कर रहे हैं, लेकिन नीतियों का विरोध है और इसी नीति के तहत हम ये बात भी उठा रहे हैं आपके सामने साथियों। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद होता है उसके लिए संविधान में किसी भी प्रकार के वेतन का कोई अनुशंसा की ही नहीं गई है। ये आपको सुन के ताज्जुब होगा कि राष्ट्रपति महोदय की भी, माननीय राष्ट्रपति महोदय की भी सैलरी होती है, मासिक वेतन होता है, उपराष्ट्रपति महोदय का भी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद के लिए संविधान में उल्लेख तो किया गया है लेकिन उनके वेतन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसका मीनिंग ये है कि प्रधानमंत्री महोदय को जो वेतन मिलता है वो आम सांसद की ही भांति मिलता है। जो आम सांसद को मिलता है केवल इसमें 3,000 रुपया एक्स्ट्रा प्रधानमंत्री महोदय को और मिलता है। जितना सांसदों को वेतन भत्ते इत्यादि मिलते हैं उससे 3,000 अधिक मिलता है। तो एक बात ये स्पष्ट हो गई। दूसरा ये स्पष्ट हो गया कि जो संविधान के अनुच्छेद 106 के तहत 1954 में जो एक्ट बना था उसके अनुसार इनको पेंशन, वेतन, भत्ते निर्धारण आदि करने का स्वयं का अधिकार होता है। दूसरी बात ये स्पष्ट हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि विधायकों को पेंशन या वेतन या भत्ते कितने मिलते हैं, एक मोटा मोटा आइडिया हम देते हैं। और जो राज्य होती है, राज्य सरकारें होती है, उनको ये अधिकार होता है अपने विधायकों का विधायिका में प्रस्ताव पारित करके वो अपने वेतन की बढ़ोतरी का भी निर्धारण कर सकते हैं, पेंशन की बढ़ोतरी का भी निर्धारण कर सकते हैं और जितने भी उनको अलाउंसेस मिलते हैं उसका भी निर्धारण वे स्वयं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि जिसको वेतन मिल रहा है वो स्वयं ही निर्धारण कर रहा है कि उसको कितना वेतन मिलना चाहिए, जबकि कर्मचारियों के मामले में ऐसा नहीं है। तो हम देखते हैं कि सांसदों को हमारे देश में कितना वेतन मिलता है और कितने भत्ते मिलते हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। जो सांसदों को वेतन मिलता है वो 1 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन के रूप में मिलता है। इसमें कोई भत्ता शामिल नहीं है अभी। और इसके तहत जो दैनिक ड्यूटी, इनकी पार्लियामेंट्री ड्यूटी होती है,
पार्लियामेंट्री ड्यूटी के तहत ये कहीं इधर उधर जाते हैं तो उसमें भी इनको 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अलग से भत्ता दिया जाता है। लेकिन यह भत्ता तभी दिया जाएगा जब ये पार्लियामेंट के ऑफिस में जाके जो सिग्नेचर है वहाँ सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद ही उनको ये भत्ता दिया होता है। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र भत्ता इनका 70,000 रुपये होता है प्रति माह, और सांसद निधि इनकी बनती है। जो सांसद निधि होती है ये अन्य कार्यों में खर्च की जाती है, जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्च की जाती है। तो 60,000 रुपये इनका एक मासिक भत्ता और होता है, जिसमें ये 40,000 अपने कार्यालय के सहायक को देते हैं और 20,000 रुपये इनके लेखा सामग्री के लिए प्रयोग किया जाता है। अब सांसद महोदयों को इसके अतिरिक्त टेलीफोन भत्ता भी मिलता है, स्वास्थ्य भत्ता मिलता है, मकान किराया भत्ता मिलता है, बिजली पानी इत्यादि सब फ्री मिलता है। और ये सांसद के ही तौर पे मिलता है जब वो सांसद रहते हैं। इसके अलावा यदि एक विचित्र बात ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति पहले विधायक रहा हो, उसके बाद सांसद बना हो, तो उसको विधायकी की भी पेंशन मिलेगी, और जब वो सांसद का उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा उसके बाद उसको सांसद की भी पेंशन मिलती रहेगी। अब इसमें जो सांसद महोदयों को जो ये हवाई सेवा का लाभ मिलता है, यात्रा का लाभ मिलता है, ये प्रत्येक वर्ष निर्धारित होता है कि इनको इतनी हवाई सेवाएं मुफ्त हैं। परंतु यदि किसी वर्ष उनके द्वारा जो लिमिट रखी गई है उससे ज़्यादा हवाई सेवा की जाती है, तो उसकी एवज में वो उनसे कोई अतिरिक्त वसूली नहीं होती, बल्कि वो अगले वर्ष जो उनको हवाई सेवा का लाभ मिलना है उसमें वो अतिरिक्त हवाई सेवा एडजस्ट कर दी जाती है। तो ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि ऐसा इनको मिल रहा है। लेकिन हम इनका विरोध इसलिए नहीं करते क्योंकि हम भी जानते हैं कि हमें अपने संविधान का हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसका पालन करते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 106 में यदि इस बात का जिक्र है 1954 के एक्ट में, तो हम उसका सम्मान करते हैं। और हम ये बिल्कुल नहीं बोलते कि इनको ना वेतन मिले ना पेंशन मिले, इनको मिलना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों और शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि ये इनके वेतन का ही एक हिस्सा होता है जो कि रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि को प्रदान करता है। और बुढ़ापे में जो रिटायर्ड शिक्षक या कर्मचारी है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। सांसदों की पेंशन के मामले में प्रत्येक सांसद को, चाहे उसका कार्यकाल 5 वर्ष से कम कर रहा हो, 1 दिन कर रहा हो, 2 दिन कर रहा हो, 6 महीने कर रहा हो, या पूरे 5 वर्ष का उसका कार्यकाल रहा हो, उनको 5 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात 25,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाती है। यदि किसी सांसद का कार्यकाल 5 वर्ष से 1 दिन भी अधिक हो जाता है, जैसे राज्यसभा सांसद होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो 5 वर्ष से 1 दिन भी अधिक यदि उनका कार्यकाल होता है तो उनको 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से एक्स्ट्रा पेंशन के रूप में मिलते हैं। यानी कि 25,000 रुपये प्लस 2,000 यानी कि 27,000 रुपये उनको पेंशन के रूप में दी जाती हैं। इसी प्रकार से यदि कोई सांसद 25 वर्ष की उम्र में सांसद बन जाता है कोई व्यक्ति, और 30 वर्ष में वो उसका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात 30 वर्ष की आयु में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो 30 वर्ष से वो आजीवन पेंशन लेते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी विसंगति है, क्योंकि कर्मचारियों के मामले में उनकी जो रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष है, उसी के आधार पर जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन दी जाती है। तो इसका भी एक मानक होना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेशन की जो उम्मीद है वो कर्मचारियों की भी बड़ी है, तो सांसदों की भी बड़ी है, विधायकों की बड़ी है, सभी की बड़ी है। तो ये बोलना गलत है कि कर्मचारियों को पेंशन देके, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेशन बढ़ चुका है, तो कर्मचारियों को यदि हम पेंशन देंगे तो उनकी लाइफ लॉन्ग हो चुकी है, तो उनको लाइफ टाइम हमें ढोना पड़ेगा। तो ये क्या सांसदों के लिए इस केस में लागू नहीं होता कि यदि कोई सांसद 25 वर्ष की उम्र में सांसद बन रहा है और 30 वर्ष में उसका कार्यकाल हो रहा है, तो 30 वर्ष से आजीवन वो पेंशन लेता रहेगा। और पेंशन या फिर वेतन के मामले में पहले ये होता था कि इनका जब भी पेंशन या वेतन में बढ़ोतरी होती थी तो संसद में विधेयक पारित हो जाता था, और विभिन्न न्यूज़ चैनल्स और मीडिया के माध्यम से ये खबरें जनता तक प्रसारित हो जाती थी कि फिर से इनका वेतन भत्ता बढ़ गया है। तो वहाँ पर जनता के मन में किसी न किसी प्रकार का एक आक्रोश था कि उन्हीं के द्वारा जो टैक्स अदा किया जा रहा है सरकार को, उसका ये उपभोग इनके सांसदों के वेतन भत्तों को बढ़ाने में कर रहे हैं, पेंशन को बढ़ाने में कर रहे हैं। तो अब जो 1954 का एक्ट था उसमें भी इनके द्वारा एक संशोधन कर दिया गया है वर्ष 2018 में। इसके तहत अब जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंतर्गत जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है उसके आधार पर अब इनकी जो सैलरी है या फिर पेंशन है या फिर जो अलाउंसेस हैं वो हर 5 वर्ष में ऑटोमेटिक बढ़ते रहेंगे। आज की डेट में इनकी जो पेंशन 25,000 है, हो सकता है कि 5 वर्ष बाद इनकी 35,000, 40,000, 45,000 हो सकती है।
तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है, इसको हम थोड़ा बारीकी से समझते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का मीनिंग होता है कि किसी वस्तु को खरीदने की जो क्षमता है रुपए की, वो कितनी कम हो गई है, उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि संबंधित का वेतन पेंशन किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि मान लिया कि 5 वर्ष पहले 100 रुपये में आप 2 किलो दाल खरीदते थे, लेकिन वर्तमान समय में यही दाल अब 100 रुपये की 1 किलो मिल रही है। तो यहाँ पर रुपए की क्षमता कम हो गई है उस 2 किलो दाल को लेने में। अब 2 किलो दाल की जगह आप केवल वो 100 रुपये 1 किलो ही दाल ले पा रहा है, तो यहाँ पर रुपए की क्षमता घटी है। तो इसी कारण से जो रेशियो बनेगा, इसका रेशियो, उसी के आधार पर ये सांसदों की पेंशन और वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा इन्होंने परिवर्तन कर दिया है और ये 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी भी हो जाएगा। वर्ष 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस समय चुनाव आयोग के द्वारा जो उम्मीदवार थे उनसे घोषणा पत्र मांगा गया था उनकी आय के बारे में। तो लगभग 91% लोकसभा में ऐसे सांसद चुने गए हैं जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में अपने आप को करोड़पति बताया है। ये घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं हम, जो इन्होंने घोषणा दी की है कि हमारी जो आय की संपत्ति है वो करोड़ों रुपये में है। तो क्या करोड़पतियों को वेतन पेंशन भत्तों की आवश्यकता होती है? यदि ये मना भी करना चाहें तभी भी इनको ज़बरदस्ती इनके खातों में वेतन भी चला जाएगा और पेंशन भी चले जाएगी। अभी कुछ समय पहले एक सांसद महोदय हैं वरुण गांधी जी, उन्होंने ये ऐलान किया था कि जब कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है तो मैं भी अपनी पेंशन को त्यागता हूँ। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, यदि वो लिखित भी दे देंगे तो उनकी पेंशन फिर भी बंद नहीं होगी, क्योंकि इसमें संविधान में कहीं उल्लेख ही नहीं है। तो चुनाव आयोग को ये करना चाहिए कि घोषणा पत्र करते समय एक उसमें विकल्प और जोड़ना चाहिए कि क्यों हम यह बिल्कुल नहीं कहते कि इनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए या वेतन नहीं मिलना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि हैं, इनको भी पेंशन मिले, संविधान के दायरे में रह के वेतन भी मिले, क्योंकि संविधान का हम सम्मान करते हैं। परंतु साथ ही साथ कर्मचारियों, शिक्षकों के मामले में जब पेंशन की बात आती है तो ये जो देश की वित्तीय स्थिति का हवाला बार बार दिया जाता है, ये कहीं से भी हमें उचित नहीं लगता। और एक न्यूज़ चैनल की डिबेट में हम ये भी देख रहे थे कि जो पेंशन विरोधी दल हैं, उनके जो वहाँ पर डिबेट में पहुँचे थे, उनके द्वारा यह कहा गया कि चूँकि नेताओं के घर में लोग आते हैं, काफ़ी मेहमान आते हैं, तो उनको चाय पिलानी पड़ती है, इसलिए उनको वेतन भी दिया जाए और पेंशन भी दी जाए। क्या कर्मचारियों के घरों में मेहमान नहीं आते? हो सकता है कि नेताओं के घर में जो मेहमानों की संख्या है वो अधिसंख्य हो, बजाय कर्मचारियों के घर में मेहमानों की संख्या की। लेकिन ये बोलना बड़ा हास्यास्पद है कि चाय पिलाने के लिए सांसदों को या विधायकों को पेंशन भी दी जाए और वेतन भी दिया जाए, लेकिन कर्मचारियों के मामले में देश हित दिखाया जाए। ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें तथा इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।